क्या बड़बड़ा रहे हो? ड्रैगन एनवॉय रुचिरा ने निश्चित रूप से अभिनव की पिछली टिप्पणी सुनी और उसे घूरने से खुद को नहीं रोक सकी। कुछ खास नहीं है। अभिनव ने एक अजीब मुस्कान दी और जल्दी से विषय बदल दिया। हमारे लौटने के बाद मैं तुम्हें एक नुस्खा लिख कर दूंगा। उसका पालन करो और 2 महीनों में तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा ने सिर हिलाया। अब तक उसे अभिनव के चिकित्सा कौशल पर पूरा भरोसा था। अभिनव के प्रति उसकी नजरें काफी जटिल थीं। न केवल तुम मार्शल वे में अत्यधिक प्रतिभाशाली हो, बल्कि तुम्हारा चिकित्सा कौशल भी इतना दुर्जेय है। वॉर डिपार्टमेंट में शामिल क्यों नहीं होते और अपने देश की सेवा क्यों नहीं करते? ड्रैगन एनवॉय रुचिरा ने अभिनव को एक बार फिर वॉर डिपार्टमेंट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। अभिनव ने अपना हाथ हिलाया। मेरे पास अपने खुद के मामले हैं और मैं अभी वॉर डिपार्टमेंट में शामिल नहीं हो सकता। विराज के साथ उसका आधे साल का समझौता था और उसे कैपिटल सिटी की ओर बढ़ने के लिए जितनी जल्दी हो सके अपने कल्टिवेशन स्तर को सुधारना था, उसे वापस पाने के लिए जो कभी उसका था। जहां तक वॉर डिपार्टमेंट में शामिल होने की बात है, यह कुछ ऐसा नहीं था जिस पर वह इस समय विचार करना चाहता था। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा ने आह भरी, ये जानते हुए कि हर किसी की अपनी आकांक्षाएं होती हैं और मजबूर नहीं किया जा सकता। हमारे वॉर डिपार्टमेंट के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। हमारे ड्रैगन किंग वॉर गॉड ने कहा है कि न्यू ड्रैगन ग्रुप के कप्तान का पद तुम्हारे लिए कभी भी है जब तुम शामिल होना चाहो। इसके साथ ड्रैगन एनवॉय रुचिरा चली गई। हेड्स ऑर्डर समाप्त हो गया था और उसका कार्य भी। इसके अलावा अभिनव की ताकत अब उससे आगे निकल गई थी। उसे अब उसकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। उसके जाने के बाद अभिनव ब्लड डेमन सेंटिपीड की लाश के पास गया। इसका सिर अभिनव द्वारा कुचल दिया गया था, लेकिन ब्लड डेमन सेंटिपीड की रीढ़ बरकरार रही। इस समय अभिनव ने उसकी रीढ़ बाहर निकाली। एक काली रीढ़ एक धागे की तरह हवा में लहराई। इसके साथ मैं असुरा नीडल तैयार कर सकता हूँ। अभिनव ने मन ही मन सोचा। इसे गुकिंग को मारने से सबसे बड़ी लूट माना। जहां तक गुकिंग की बात है, उनके पास अन्य खजाने नहीं थे, इसलिए कोई अन्य लाभ नहीं था। लेकिन अकेले इस खोज के साथ अभिनव काफी संतुष्ट था। इसे लेने के बाद अभिनव ने मिस रिया को फोन किया, उसे हॉलिडे विलेज युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए कुछ लोगों को भेजने के लिए तैयार किया। हालांकि उसने पाया कि फोन बिल्कुल कनेक्ट नहीं होगा। क्या कुछ हो सकता है? अभिनव ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, फिर अपनी ट्रैकिंग क्षमता का उपयोग किया। उसने पहले ही रिया बसु की सांस को चिह्नित कर लिया था। जब तक वह खुद से 100 मील के भीतर थी, वह तुरंत उसकी सटीक स्थिति का पता लगा सकता था। ट्रैकिंग क्षमता को सक्रिय करने के बाद उसे उसका पता लगाने में 10 सेकंड से भी कम समय लगा। वह नाइट कलर क्लब में थी, लेकिन उसकी सांस फीकी थी। ये दर्शाता है कि वह गंभीर रूप से घायल थी। लीडर नड्डा, आप मेरे विला में अच्छी तरह से आराम करें। मुझे कुछ चीजों से निपटना है। अभिनव ने नाइट कलर क्लब हाउस की ओर हॉलिडे विलेज से बाहर निकलने से पहले संजीव नड्डा को निर्देश दिया। अभिनव जल्दी से हॉलिडे विलेज से बाहर निकला, बाहर एक टैक्सी को रोका और अपनी मंजिल तक गया। लगभग 20 मिनट बाद वह नाइट कलर क्लब हाउस पहुंचा। उसने देखा कि दरवाजे पर लोग बदल गए थे। यहाँ मिस रिया के आदमी हुआ करते थे, लेकिन अब ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के अन्य गुटों के सदस्यों ने उनकी जगह ले ली थी। जैसे ही अभिनव प्रवेश करने वाला था, उन्होंने उसे रोक दिया। मिस्टर, हम आज व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, कृपया चले जाएं। समूह के नेता ने कहा। अभिनव ने उनके साथ शब्द बर्बाद नहीं किए। उसने बस अपनी आस्तीन बाहर निकाली और दरवाजे पर खड़े सभी लोग गिर गए। ये आम लोग अभिनव के सामने अर्थ चिकन क्ले डॉग से ज्यादा कुछ नहीं थे और उसने उन्हें आसानी से ढेर कर दिया। उनसे निपटने के बाद अभिनव अंदर घुस गया। इस बीच निजी कमरों में से एक के अंदर मिस रिया को पकड़ लिया गया था और रस्सियों से हवा में लटका दिया गया था। मुरलीधर उसके सामने असली चमड़े के सोफे पर बैठा था, सिगार पी रहा था।
मिस रिया के सामने एक आदमी खड़ा था जो उसे कोड़े मार रहा था और उसका शरीर कोड़ों के घावों से ढका हुआ था। मुरलीधर ने गंभीर आवाज में कहा, अपनी सारी संपत्ति मुझे सौंप दो, मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो, फिर हमें अभिनव से सब कुछ लेने के लिए ले चलो। यदि तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। थू। मिस रिया ने थूक दिया और जोर से चिल्लाई, सपने देखते रहो। मैं डिवाइन डॉक्टर अभिनव को कभी धोखा नहीं दूंगी। कोई मौका नहीं। मौत को दावत दे रही हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कोड़े वाले आदमी ने उसे एक बार फिर जोर से मारा। और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि ब्रदर स्नेक था। वही ब्रदर स्नेक जिसने पहले मिस रिया और अभिनव के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की थी। अब उसने उन्हें फिर से धोखा दिया था। तुम गद्दार! मिस रिया ने अपने दांत भींचे और ब्रदर स्नेक के चेहरे पर थूक दिया। कैसा गद्दार! मैं हमेशा ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के साथ रहा हूं। मैं बस अपनी जड़ों की ओर लौट रहा हूं। इसे कहा जाता है कि एक साधन संपन्न पक्षी घोंसला बनाने के लिए एक मजबूत पेड़ चुनता है। एक पॉप के साथ ब्रदर स्नेक ने अपना कोड़ा फिर से उठाया और उसके शरीर पर मार दिया। मिस रिया ने गुस्से में घोषणा की, डिवाइन डॉक्टर अभिनव तुम्हें मार डालेंगे जब उन्हें इसके बारे में पता चलेगा। डिवाइन डॉक्टर अभिनव, तुम्हारे रक्षक, अभी खुद को भी नहीं बचा सकते। ब्रदर स्नेक पागलों की तरह हंसा। मुरलीधर बोला, रिया बसु, अपना व्यर्थ प्रतिरोध बंद करो और अभिनव पर भरोसा मत करो। इस बिंदु पर वो शायद गु किंग द्वारा गु पर्सन में बदल दिया गया है। यह उन लोगों का अंत है जो नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है। यदि वह पहले मान गया होता, गु किंग का दत्तक पुत्र बनने के लिए सहमत हो गया होता, तो उसे बिल्कुल भी नहीं मरना पड़ता। वह शायद आगे भी निकल सकता था। यदि तुम उसकी तरह हो और विरोध करना जारी रखती हो, तो तुम्हारा भाग्य उसके जैसा ही होगा। मेरे पास तुम्हें तड़पाने के बहुत सारे तरीके हैं। फिर भी मिस रिया ने अवहेलना में थूका और शाप दिया, मुरलीधर, मैंने एक बार एक उल्लेखनीय व्यक्ति के रूप में आपका सम्मान किया था। किसने सोचा होगा कि आप इतनी घृणित गहराई तक गिर जाएंगे। आप डिवाइन डॉक्टर अभिनव का नाम लेने के भी योग्य नहीं हैं। आप उनके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं हैं। मौत को दावत दे रही हो। मुरलीधर का चेहरा काला पड़ गया जब उसने आदेश दिया, ब्रदर स्नेक, उसे एक अच्छा सबक सिखाओ। ब्रदर स्नेक ने सिर हिलाया। वह फिर एक गंदी मुस्कान के साथ मिस रिया के पास गया, उसके गाल को छूते हुए और कहा, मिस रिया, कभी 10 पुरुषों का अनुभव किया है? मिस रिया का शरीर सिहर गया और वह चिल्लाई, कमीने, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। है, अभिनव के समर्थन के बिना खुद को बहुत ऊंचा समझ रही हो। तुम एक वेश्या से ज्यादा कुछ नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ जो चाहे करूंगा। ब्रदर स्नेक ने 9 बड़े आदमियों को आने का संकेत दिया। उसके साथ कुल 10 मजबूत आदमी थे। वे सभी कामुक भाव प्रदर्शित करते हुए मिस रिया के पास पहुंचे। मिस रिया ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी जीभ काटने और अपना जीवन समाप्त करने के लिए तैयार। हालांकि ठीक उसी क्षण अचानक दरवाजा एक धमाके के साथ खुला। एक बर्फीली आवाज आई, ऐसा लगता है कि मैं पहले तुम लोगों के साथ बहुत दयालु था। जब यह आवाज गूंजी तो सब चौंक गए। उनकी नजरें जल्दी से आवाज के स्रोत की ओर मुड़ गईं। जब उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि वह कौन था, तो ब्रदर स्नेक को लगा कि उसके पैर डर से कांप रहे हैं। अभिनव, डिवाइन डॉक्टर अभिनव। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि अभिनव यहाँ जीवित आएगा। तुरंत उसे अभिनव के नियंत्रण में होने का खौफ याद आ गया। मुरलीधर का चेहरा भी नाटकीय रूप से बदल गया, अविश्वास से कह रहा था, अभिनव, तुम अभी भी जीवित कैसे हो? क्या मेरे कसम खाए पिता ने तुम्हें नहीं मारा? कसम खाए पिता? मुरलीधर, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम उस गुकिंग को अपने कसम खाए पिता के रूप में स्वीकार करोगे। तुम्हारी उम्र में तुम्हें कोई शर्म नहीं है? अभिनव ने ठंडेपन से उपहास किया। मुरलीधर ने गुस्से में कहा, ये तुम्हारा मतलब नहीं है। मैंने तुमसे अपने कसम खाए पिता के बारे में पूछा।
क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पाया? उन्होंने पाया, लेकिन मैंने उन्हें मार डाला, अभिनव ने शांति से जवाब दिया। असंभव, मेरे कसम खाए पिता के पास स्वर्गीय क्षमताएं थीं। तुम उन्हें कैसे मार सकते थे? यह असंभव है। मुरलीधर ने अपना सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। अभिनव ने उसके साथ परेशान होने की जहमत नहीं उठाई। इस समय उसने लापरवाही से मुक्का मारा। मुरलीधर ने जल्दी से चकमा देने की कोशिश की। हालांकि वह भी एक मार्शल आर्टिस्ट था, वह केवल एक इनर ची मास्टर था। एक एक्सप्लोसिव ची मास्टर की ताकत के बिना भी वह अभिनव का मुकाबला कैसे कर सकता था? वह केवल चकमा देने का प्रयास कर सकता था, लेकिन उसकी गति ऐसा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह अभिनव के मुक्के से सीधे टकराया, उसका शरीर अंदर की ओर धंस गया क्योंकि वह भारी रूप से जमीन पर गिर गया। पूह! उसने ताजे खून का एक घूंट थूका और चिल्लाया, जल्दी करो, उसे रोको। उसने कमरे में अधीनस्थों को आगे बढ़ने और अभिनव को रोकने का आदेश दिया। कमरे में 20 से अधिक लोग थे। कुछ मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन ये लोग अभिनव का मुकाबला नहीं कर सकते थे। बूम बूम बूम! अभिनव ने बिना किसी दया के मुक्का मारा, सीधे उनका कत्लेआम कर दिया। इन लोगों को मारने के बाद अभिनव मुरलीधर के पास गया और उसके सिर पर कदम रखा। मुरलीधर ने तुरंत विनती की, मास्टर प्रताप, मेरी जान बख्श दो, कृपया मुझे बख्श दो। जब तक तुम मुझे बख्श देते हो, मैं मिस रिया की तरह ही तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार हूँ, तुम्हारा कुत्ता बनने के लिए। मेरा कुत्ता बनोगे? तुम योग्य नहीं हो, अभिनव ने तिरस्कारपूर्वक कहा। तुमने पहले गुकिंग का प्रतिनिधित्व मुझे भर्ती करने के लिए किया था। चाहते थे कि मैं उन्हें अपना कसम खाए पिता मानूं, और मैं तुमसे बहुत नाखुश था। लेकिन तब मैं बहुत उदार था, तुम्हें नहीं मारा। और फिर भी तुमने मेरी उदारता को दुर्व्यवहार करने के लाइसेंस के रूप में लिया, मेरे लोगों पर हाथ डालने के लिए। इस बार मैं तुम्हें जीवित कैसे छोड़ सकता हूँ? इतना कहने के बाद उसके दाहिने पैर ने मुरलीधर के सिर पर भारी मुहर लगा दी। उसने उस कदम के साथ उसके सिर को लुगदी में कुचल दिया। मुरलीधर को मारना अभिनव के लिए खाने और सोने जितना आसान था। उसे खत्म करने के बाद कमरे में केवल 2 जीवित आत्माएं बची थीं। एक मिस रिया थी, जो हवा में रस्सियों से लटकी हुई थी, और दूसरा ब्रदर स्नेक था, जो जमीन पर फैला हुआ था। उस समय ब्रदर स्नेक डर के मारे कांप रहा था। अभिनव कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ा। जैसे जैसे अभिनव पास आया, ब्रदर स्नेक का शरीर ऐंठन में मुर्गी की तरह कांपने लगा, लगातार कांप रहा था। जब अभिनव उसके पास पहुंचा, तो वह डर से ऐंठ गया। उसका मुंह रुक रुक कर कह रहा था, अभिनव, डिवाइन डॉक्टर अभिनव, बख्श दो, बख्श दो। बूम! बिना एक शब्द कहे अभिनव ने उसके माथे पर थप्पड़ मारा, उसका दिमाग बाहर निकाल दिया। केवल तुम ही दया की भीख मांगने की हिम्मत करोगे। उसे मारने के बाद अभिनव ने ठंडेपन से सांस ली। उसने फिर रस्सियों से मिस रिया को खोल दिया। राहत महसूस करते हुए मिस रिया ने सिसकती हुई आवाज में कहा, मास्टर, क्या आप ठीक हैं? क्या आपने वास्तव में गुकिंग को मार डाला? अभिनव ने सिर हिलाया। बेशक। साफ करो। फिर ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के सभी मुख्य सदस्यों को बुलाने के लिए मुरलीधर के फोन का उपयोग करो। मिस रिया ने सिर हिलाया और मुरलीधर के शरीर से उसका फोन खोजा। इसे अनलॉक करने के लिए उसकी उंगलियों के निशान का उपयोग करते हुए उसने फिर ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के मुख्य समूह चैट में एक संदेश पोस्ट किया। सब लोग तुरंत नाइट कलर क्लब हाउस आ जाओ। रिद्धिमा और अन्य 2 महान राजा वहां नहीं थे। संदेश प्राप्त होने पर वे तुरंत वहां पहुंचे। उनके अलावा कई अन्य मुख्य सदस्य थे, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के सभी दिग्गज। लगभग 20 मिनट बाद वे सभी नाइट कलर क्लब हाउस पहुंचे। फिर उन्होंने एक साथ दरवाजा खटखटाया और निजी कमरे में प्रवेश किया। जब उन्होंने अपने सामने का दृश्य देखा, तो हर कोई गहरा आश्चर्यचकित हुआ। प्रेसिडेंट मर चुका है। रिया बसु, तुमने क्या किया? क्या तुमने प्रेसिडेंट को मार डाला?
फिर उनके होने का नाटक करते हुए तुमने हमें बुलाया, इसका क्या मतलब है? लानत है, रिया बसु, तुम बदल गई हो। क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि क्योंकि तुम्हें एक समर्थन मिल गया है, तुम जो चाहो कर सकती हो? हर कोई गुस्से में मिस रिया को घूर रहा था, उसे कोस रहा था। अभिनव ने हवा में कई हथेलियों से थप्पड़ मारा, उन कुछ लोगों के चेहरों पर प्रहार किया और उनके मुंह तोड़ दिए। फिर उसने ठंडेपन से कहा, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज से रिया बसु ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की नई प्रेसिडेंट बने। कौन सहमत है, कौन असहमत है? जैसे ही ये शब्द बोले गए, हितार्थ, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के 4 राजाओं में से एक और बोल पड़ा, तुम कौन हो? तुम्हारे सुझाव की क्या कीमत है? बूम! लेकिन जैसे ही वह बोला, अभिनव ने एक हथेली से प्रहार किया, उसे भी मार डाला। उसे मारने के बाद बाकी सभी के चेहरे पर गहरा आतंक था, बेहद भयभीत। किसी ने फिर से बोलने की हिम्मत नहीं की। अभिनव ने समूह पर अपनी नजरें घुमाईं और हल्के से कहा, मैं रिया बसु के पीछे का आदमी हूँ। कुछ मुझे मास्टर प्रताप भी कहते हैं। मैं अब फिर से प्रस्ताव करता हूँ कि रिया बसु ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के नए प्रेसिडेंट की भूमिका निभाएं। तुम लोग, कौन सहमत है, कौन असहमत है? हर कोई हांफने लगा। उनमें से कई ने मास्टर प्रताप की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। इसके अलावा अभिनव के हालिया कार्यों को देखकर वे सभी भयभीत थे। उस समय येलो पाइथन, 4 राजाओं में से एक और, मिस रिया के सामने झुका और कहा, येलो पाइथन नए प्रेसिडेंट और मास्टर प्रताप को सम्मान देता है। अब से केवल मास्टर प्रताप का अनुसरण किया जाना है। अन्य लोगों ने भी अपना सम्मान दिया। हम नए प्रेसिडेंट मास्टर प्रताप को अपना सम्मान देते हैं। वहां मौजूद सभी लोगों ने अपना सिर झुका लिया। केवल रिद्धिमा खड़ी रही। अभिनव ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से पूछा, रिद्धिमा, क्या तुम अपने दत्तक पिता का बदला लेना चाहती हो? रिद्धिमा के चेहरे पर एक जटिल भाव आया और उसने अपना सिर हिलाया। मैं बदला नहीं लूंगी, लेकिन मैं अब और मिस रिया के अधीन नहीं रहना चाहती। अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है, तो तुम जा सकती हो। रिद्धिमा हमेशा उसके प्रति काफी सौम्य रही थी, जब तक वह मुरलीधर के लिए बदला नहीं लेना चाहती थी। अभिनव उसके निर्णय का सम्मान करता था। चूंकि वह जाना चाहती थी, अभिनव उसे जाने देगा। अभिनव, मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो हमारे बीच की दूरी इतनी नहीं होगी। रिद्धिमा ने जाने से पहले मुट्ठी बांधकर सलाम करते हुए कहा। उसके जाने के बाद अभिनव ने मिस रिया को कुछ निर्देश दिए, उसे परिणाम संभालने और ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को पुनर्गठित करने के लिए कहा। फिर वह भी उस जगह से चला गया। वह शांतला रिसॉर्ट के विला में लौट आया। संजीव नड्डा वहां अपनी चोटों को ठीक कर रहे थे। जब अभिनव वापस आया तो वह अपने साथ कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां लाया। ये सभी दवाइयां संजीव नड्डा के लिए थीं। उसने इन दवाइयों को आयुर्वेदिक चिकित्सा के पानी में पकाया और संजीव नड्डा को सौंप दिया। लीडर नड्डा, इसे पी लो। यह आपकी चोटों को ठीक करने में मदद करेगा। संजीव नड्डा ने सिर हिलाया और आयुर्वेदिक चिकित्सा का पानी पी लिया। वह वास्तव में बहुत अधिक आरामदायक महसूस कर रहे थे। ड्रैगन लॉर्ड चिकित्सा और मार्शल आर्ट्स दोनों में वास्तव में उत्कृष्ट हैं, संजीव नड्डा ने प्रशंसा के साथ कहा। उस समय उन्होंने अचानक जोड़ा, ड्रैगन लॉर्ड, क्या आपने मार्शल आर्ट्स डार्क वेब देखा है? मार्शल आर्ट्स डार्क वेब ने पहले ही आपके द्वारा गुकिंग को मारने की खबर जारी कर दी है। अब इस मामले ने पूरे मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड को चौंका दिया है। बोलते समय उनका दिल गर्व से भर गया, लेकिन साथ ही गहरी चिंता से भी। यह सभी के सामने अभिनव की पहचान उजागर करने के बराबर था और संभावना थी कि भविष्य में और भी अधिक विशेषज्ञ उसकी हत्या करने आएंगे। अभिनव भी इस समय मार्शल आर्ट्स डार्क वेब ब्राउज कर रहा था, मंच पर पोस्ट पढ़ रहा था। उसने पाया कि मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड और मार्शल आर्ट्स ब्लैक मार्केट जैसे कई प्रमुख खंड एक खबर से हावी थे। अभिनव ने गुकिंग का कत्लेआम किया, हेड्स ऑर्डर पूरी तरह से पराजित। ये संक्षिप्त संदेश कई खंडों के शीर्ष पर पिन किया गया था।
जो पूरे मार्शल आर्ट्स डार्क वेब पर महीने की सबसे सनसनीखेज खबर बन गया। अनगिनत लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। यह अविश्वसनीय है, वह वास्तव में एक साथ 4 लोगों के खिलाफ बच गया। अभिनव बहुत बड़ा राक्षस है ना? वह केवल 20 साल का है। अगर उसे 10 साल और दिए जाएं, तो क्या वह आसानी से दुनिया में बेजोड़ नहीं बन जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे जीवनकाल में मैं हेवनली रियल्म पावरहाउस का उदय देखूंगा? ये मुश्किल है। अभिनव की प्रतिभा निश्चित रूप से विदेशों में प्रमुख ताकतों का ध्यान आकर्षित करेगी। वह अगले 10 साल तक जीवित रह पाएगा या नहीं, ये संदेहास्पद है। मुझे उस चीज की परवाह नहीं है, मैं केवल दाव के बारे में चिंतित हूँ। लानत है, मुझे पछतावा है। मैंने अभिनव के जीतने पर केवल कुछ 100 का दाव लगाया था। ऊपर वाला व्यक्ति, तुमने कम से कम कुछ 100 लगाए और दसियों हजार कमाए। न केवल मैंने कुछ नहीं कमाया, बल्कि मैंने कई मिलियन भी खो दिए। मैं और भी बुरा हूँ। मैंने अपनी सारी संपत्ति उस पर लगा दी, ये सोचकर कि मैं रातों रात अरबपति बन जाऊंगा। कभी उम्मीद नहीं थी कि यह बस ऐसे ही गायब हो जाएगा। मैं अपनी पत्नी को यह बताने की भी हिम्मत नहीं करता कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। मुझे याद है कि 2 लोगों ने कई बिलियन का दाव लगाया था। उन दोनों ने तो किस्मत बना ली होगी। एक आईडी, मैं यंग मिरेकल डॉक्टर हूँ, और दूसरी, घोस्ट। मैं यंग मिरेकल डॉक्टर हूँ, कोई और नहीं बल्कि अभिनव था। उसे अभी याद आया कि उसने खुद पर 6 बिलियन का दाव लगाया था। 100 से 1 की बाधाओं के साथ इसका मतलब 600 बिलियन था, जबकि 600 बिलियन का बाजार मूल्य शीर्ष टाइकून के लिए बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है। ये नकद में 600 बिलियन था, जिसे ड्रैगन कंट्री का सबसे अमीर आदमी भी एक साथ नहीं ला पाएगा। यह एक बहुत बड़ी राशि थी। जब अभिनव सोच रहा था कि इस पैसे को कैसे इकट्ठा किया जाए, उसे अपने मार्शल आर्ट्स डार्क वेब खाते में एक निजी संदेश मिला। नमस्ते, मिस्टर। मैं यंग मिरेकल डॉक्टर हूँ। मैं मार्शल आर्ट्स डार्क वेब का प्रतिनिधि हूँ। मार्शल कंपटीशन में अपनी 6 बिलियन सट्टेबाजी पूंजी के साथ 600 बिलियन जीतने पर बधाई। कृपया एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड खाता नंबर प्रदान करें। हम 3 कार्य दिवसों के भीतर आपके खाते में 600 बिलियन स्थानांतरित कर देंगे। ये देखकर अभिनव संजीव नड्डा की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या उनके पास ब्लैक कार्ड खाता है। बेशक, संजीव नड्डा के पास एक था। उन्होंने अभिनव को एक ब्लैक कार्ड सौंपा। अभिनव ने ब्लैक कार्ड खाते की जानकारी भेज दी। ठीक है, प्राप्त हुआ। दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया आई। 600 बिलियन जीतने के बाद इतनी बड़ी राशि, उनके बगल में संजीव नड्डा भी बहुत ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं भी कुछ दाव लगाता, संजीव नड्डा ने मन ही मन कहा। जिज्ञासावश अभिनव ने पूछा, लीडर नड्डा, क्या घोस्ट आप नहीं हैं? नहीं, संजीव नड्डा ने अपना सिर हिलाया। अभिनव थोड़ा हैरान था। उसने मान लिया था कि आईडी घोस्ट का मालिक संजीव नड्डा हो सकता है। अब जब उसे अपना जवाब मिल गया कि यह वह नहीं था, तो उसने सोचा कि ये कौन हो सकता है। उसे उस पर इतना भरोसा कौन होगा जो 4 के खिलाफ मुकाबले में अभिनव के जीवित रहने पर 5 बिलियन का दाव लगाएगा। ध्यान रखें, जब हेड्स ऑर्डर पहली बार जारी किया गया था, तो किसी को विश्वास नहीं था कि अभिनव एक साथ 4 का मुकाबला कर सकता है और ऑर्डर के तहत जीवित रह सकता है। फिर भी उस व्यक्ति ने 5 बिलियन का दाव लगाने की हिम्मत की। वह वास्तव में पता नहीं लगा सका कि वह व्यक्ति कौन था। पता लगाने में असमर्थ अभिनव ने इस पर और ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने मार्शल आर्ट्स डार्क वेब पर संदेशों को ब्राउज करना जारी रखा। अचानक एक नई पोस्ट दिखाई दी। यह 100 बिलियन का इनाम का आदेश था। हत्या के लिए लक्षित व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अभिनव था। इस इनाम को जारी करने वाली आईडी अभिनव के लिए और भी आश्चर्यजनक थी। वह घोस्ट था। यह व्यक्ति आखिर है कौन? पहले उसने मेरी जीत पर 5 बिलियन का दाव लगाया। अब उसने मेरे सिर पर इनाम रखने के लिए 100 बिलियन खर्च किए हैं।
अभिनव वास्तव में इस व्यक्ति की पहचान के बारे में उत्सुक था। ड्रैगन लॉर्ड, इस घटना के बाद मुझे डर है कि काफी हत्यारे आपको मारने के लिए आएंगे। आपको भविष्य में और अधिक सावधान रहना होगा, संजीव नड्डा ने चिंता के साथ कहा। अभिनव ने हंसते हुए कहा, जब तक अर्थ रियल्म का कोई पावर हाउस नहीं आता, कोई मुझे नहीं मार सकता। संजीव नड्डा ने सिर हिलाया, इस विचार से कुछ राहत महसूस करते हुए। किंग उपेंद्रनाथ, ड्रैगन किंग वॉर गॉड या हॉल ऑफ डार्क किंग जैसे पावर हाउस के लिए वे अभिनव को मारने के लिए, हत्यारे बनने के लिए अपनी गरिमा को कैसे कम कर सकते थे। जहां तक $1 बिलियन के इनाम की बात है, इसने बहुतों को लुभाया होगा। लेकिन जब तक कोई मूर्ख न हो, यह अनुमान लगाया जाता है कि कोई भी ऐसा हत्यारा कार्य स्वीकार नहीं करेगा। आखिरकार यहां तक कि गु किंग भी अभिनव द्वारा मारे गए थे, इसलिए उनके लिए आना मौत की तलाश करना होगा, है ना? जहां तक अर्थ रियल्म के सबसे मजबूत लोगों की बात है, 1 बिलियन से कौन प्रभावित होगा? हालांकि इस बार गुकिंग को मारने से अभिनव छाया से प्रकाश में आ गया था। उसके दुश्मन निश्चित रूप से संख्या में बढ़ेंगे, और इसी तरह वे भी जो उसे परेशान करते थे। इन समस्याओं को पूरी तरह से खत्म करने का एकमात्र तरीका लगातार मजबूत बनना था। जब आप इतने मजबूत होते हैं कि दूसरे आपसे डरते हैं, तो आपका दुश्मन बनने की हिम्मत कौन करेगा? अगले दिनों में अभिनव फिर से एकांतवास में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था। इस बार वह असुरा नीडल बनाने के लिए एकांत में प्रशिक्षण के लिए तैयार था। असुरा नीडल ताई यिनयांग डिवाइन नीडल की 5 प्रमुख सुई तकनीकों में से एक के रूप में बीमारियों को ठीक करने की क्षमता नहीं रखती है, लेकिन इसमें मारने की क्षमता है। यदि वह इसे बना सकता है, तो असुरा नीडल अभिनव की अंतिम हत्या तकनीक बन जाएगी। कैपिटल सिटी। इस समय अश्मी और मिस्टर शुइजिंग भी हेड्स ऑर्डर के परिणाम को जानते थे। मिस्टर शुइजिंग ने सदमे में कहा, मिस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अभिनव वास्तव में हेड्स ऑर्डर से बच पाएगा। और उसने बाजी पलट दी, बदले में गुकिंग और अन्य को मार डाला। अगर यंग मास्टर को इसके बारे में पता होता, तो वे उग्र होते। विराज अब एकांतवास में था। उनके मास्टर किंग उपेंद्रनाथ ने उनके लिए एक मेडिसिन किंग पाया था। मेडिसिन किंग की शक्ति इतनी महान थी कि विराज को इसे पूरी तरह से आत्मसात करने में लगभग आधा साल लगेगा। इसलिए वह अपने एकांतवास के दौरान बाहरी दुनिया में क्या हो रहा था, इससे पूरी तरह अनजान था। और मिस्टर शुइजिंग और अश्मी स्वाभाविक रूप से इस मामले पर उनके प्रशिक्षण में बाधा नहीं डालेंगे। चचेरे भाई शायद अभिनव के एकांतवास से बाहर आने पर उसका मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे, अश्मी ने कहा। किसी कारण से ये जानकर कि अभिनव हेड्स ऑर्डर से बच गया था, उसे राहत महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर ही अंदर वह नहीं चाहती थी कि अभिनव मरे। मिस्टर शुइजिंग ने हंसते हुए कहा, ये जरूरी नहीं कि सच हो। किंग उपेंद्रनाथ जैसे मास्टर के साथ जब यंग मास्टर हाफ स्टेप अर्थ रियल्म पावर हाउस के स्तर तक पहुंचेंगे, तो उनके तरीके निश्चित रूप से गुकिंग से आगे निकल जाएंगे, है ना? यह सच है, अश्मी ने सिर हिलाया। उसका दिल संघर्ष में था। अगर वह दिन सचमुच आता, तो वह उम्मीद करती कि उसका चचेरा भाई जीते, लेकिन वह अभिनव को मरना भी नहीं चाहती थी। लेकिन क्या यह संभव था? क्या उसका चचेरा भाई उसे बख्श देगा? अभिनव, मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसे आदमी हो जो अपने वादे तोड़ता है। आधे साल में कैपिटल सिटी मत आना, नहीं तो तुम कैपिटल सिटी को जीवित नहीं छोड़ोगे। वह अपने आप से बड़बड़ाई। मेरा नूर ग्रैंड होटल। श्रुति कपूर भी मार्शल आर्ट्स डार्क वेब पर खबरों पर बारीकी से नजर रख रही थी। जैसे ही अभिनव द्वारा गुकिंग को मारने की खबर पोस्ट की गई, उसे इसके बारे में पता चल गया। लानत है, यहाँ तक कि गुकिंग भी उसे मारने में विफल रहा। अभिनव इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वह अभिनव से बहुत नफरत करती थी। उसे ग्रैनी गु के हाथों हुए अपमान के लिए दोषी ठहराती थी। वह आगे क्या करने की योजना बना रही थी, वह भी अभिनव से घनिष्ठ रूप से जुड़ी थी। यदि वह अभिनव को समाप्त नहीं कर सकती,
तो वह वंशराज कपूर से वह चीज प्राप्त नहीं कर सकती थी। जब वह इस पर चिंता कर रही थी, उसे अचानक एक फोन आया। सिस्टर श्रुति, मैं मेरानूर पहुंच गया हूं। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें खोजने आ रहा हूं। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, एक आवाज गूंजी। यह कोई और नहीं बल्कि भुवन था, कपूर फैमिली की तीसरी शाखा का सबसे उत्कृष्ट युवा और उसका चचेरा भाई। यह भुवन मार्शल आर्ट्स में काफी प्रतिभाशाली था। कम उम्र में वह पहले ही एनर्जी मास्टर के शिखर पर पहुंच चुका था। सालों पहले वह वॉर मिनिस्ट्री में शामिल हो गया था। अपनी महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट्स प्रतिभाओं और कपूर फैमिली के संपर्कों का लाभ उठाते हुए वह अब कैपिटल सिटी की वॉर मिनिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण पद पर था। कैपिटल सिटी से हाल ही में आई अफवाहों में उल्लेख किया गया है कि वॉर मिनिस्ट्री की एक महान हस्ती ड्रैगन किंग वॉर गॉड न्यू ड्रैगन ग्रुप बनाने वाले थे और भुवन को इस न्यू ड्रैगन ग्रुप में शामिल होने के लिए सदस्य के रूप में चुने जाने की बहुत संभावना थी। अगर भुवन न्यू ड्रैगन ग्रुप में चुना जाता है और सदस्य बन जाता है तो भविष्य में वह शायद कपूर फैमिली का प्राथमिक वारिस बनने वाला है। श्रुति कपूर ने चुपके से सोचा। मैं मेरानूर ग्रैंड होटल में हूँ। जल्दी आओ, श्रुति कपूर ने कहा। उसका दिल अपने चचेरे भाई के प्रति ईर्ष्या से भरा था, लेकिन उसकी आवाज पूरी तरह से तटस्थ रही जब उसने उसे पता दिया। आधे घंटे से भी कम समय में वॉर मिनिस्ट्री के 1 दर्जन से अधिक युद्ध वाहन मेरानूर ग्रैंड होटल के बाहर पहुंचे। फिर प्रमुख युद्ध वाहन से एक प्रभावशाली असर वाला लंबा और सुंदर युवक नीचे उतरा। यह युवक, जो लगभग 25 या 26 साल का लग रहा था और छड़ी जैसा पतला था, तेजी से होटल में चला गया। वह भुवन था। जल्द ही वह श्रुति कपूर के प्रेसिडेंशियल स्वीट में पहुंचा। भुवन, तुम यहाँ हो। मैंने सुना है कि तुम्हें न्यू ड्रैगन ग्रुप में शामिल होने के लिए चुना जा सकता है। क्या यह सच है? श्रुति कपूर ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये हो गया समझो, भुवन ने गर्व से कहा। वैसे सिस्टर श्रुति, आपने इतने समय के बाद भी पारिवारिक कार्य पूरा क्यों नहीं किया? श्रुति कपूर के चेहरे पर परेशानी दिखाई दी। ये सब अभिनव की वजह से है। यदि उसके लिए नहीं होता तो मैंने कबीले का कार्य बहुत पहले पूरा कर लिया होता। अभिनव? वह कौन है? क्या वह इतना भयानक है? भुवन ने उत्सुकता से पूछा। श्रुति कपूर चौंक गई। महसूस किया कि भुवन को हेड्स ऑर्डर के बारे में पता नहीं था। वह वास्तव में अभिनव के बारे में नहीं जानता था। उस पल उसे एक विचार आया और उसने हंसते हुए कहा, वह सिमरन कपूर का बॉयफ्रेंड है और कैपिटल सिटी में हमारे कपूर फैमिली के बारे में बहुत नहीं सोचता है। मैं वंशराज कपूर से वह चीज प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी बाधा के कारण मैं सफल नहीं हुई। उसने ओल्ड बाल को भी मार डाला और कहा कि हमारे कपूर फैमिली में कोई भी लड़ाई करने में सक्षम नहीं है। ये सुनकर भुवन उग्र हो गया। उसकी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि हमारे कपूर फैमिली में कोई सक्षम नहीं है? वह बस मुझसे नहीं मिला है। भुवन, मैंने उस समय उसे बताया था कि हमारे कपूर फैमिली में भुवन नाम का कोई व्यक्ति है जो मार्शल आर्ट्स में अविश्वसनीय है। हालांकि उसने कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो और उसके एक मुक्के का सामना भी नहीं कर सकते। क्या उसने वास्तव में ऐसा कहा? भुवन बेहद गुस्से में था। उसके शब्दों को सच मान रहा था। हालांकि उसकी मार्शल आर्ट्स की ताकत अच्छी थी, उसका दिमाग काफी सरल था और वह पूरी तरह से अनजान था कि श्रुति कपूर उसे मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। श्रुति कपूर ने सिर हिलाया। उसने कहा कि तुम कचरा हो, कि तुम उसकी एक हथेली को भी रोक नहीं सकते। अहंकारी! भुवन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से में चिल्लाया, अभिनव, है ना? बस इंतजार करो, मैं उसे अपने पैरों पर झुका दूंगा। रिसॉर्ट के विला नंबर 1 के अंदर अभिनव ने पहले ही इस विला में एक समर्पित अल्केमी रूम स्थापित कर लिया था। इस समय वह अल्केमी रूम में पालथी मारकर बैठा था। असुरा नीडल को रिफाइन करने के लिए एकांतवास में कल्टिवेशन कर रहा था। कमरे के केंद्र में एक मेडिसिन फर्नेस था जो इस समय आयुर्वेदिक चिकित्सा से भरा था। इंटरनल ची ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करते हुए
अभिनव ने भट्ठी को गर्म करने और आयुर्वेदिक चिकित्सा के बर्तन को औषधीय पानी में रिफाइन करने के लिए लपटों को बुलाया। बाद में उसने स्पाइन ऑफ ब्लड डेविल सेंटिपीड को बाहर निकाला और रिफाइनमेंट प्रक्रिया को जारी रखने के लिए इसे औषधीय पानी में डाल दिया। प्रक्रिया के दौरान स्पाइन ऑफ ब्लड डेविल सेंटिपीड लगातार आयुर्वेदिक चिकित्सा के पानी को अवशोषित करता रहा। कई घंटों तक रिफाइन करने के बाद जब स्पाइन ऑफ ब्लड डेविल सेंटिपीड ने सारा औषधीय पानी पूरी तरह से सोख लिया तो उसने इसे हटा दिया। एक बार हटाने के बाद उसने इसे लपटों के साथ बनाना शुरू कर दिया। उसका लक्ष्य स्पाइन ऑफ ब्लड डेविल सेंटिपीड को सिल्वर नीडल के आकार में ढालना था। यह प्रक्रिया छोटी नहीं होगी, इसमें 3 दिन और रात लगेंगे। इन 3 दिनों और रातों के लिए अभिनव ने स्पाइन ऑफ ब्लड डेविल सेंटिपीड को झुलसाने के लिए इंटरनल ची ट्रांसफॉर्मेशन से उत्पन्न लपटों का लगातार उपयोग किया। प्रक्रिया थकाऊ थी, लेकिन असुरा नीडल को रिफाइन करने के लिए उसे सहन करना पड़ा, चाहे वह कितना भी उबाऊ क्यों न हो। और इन 3 दिनों के दौरान अभिनव को बाहर होने वाली घटनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जहां तक भुवन की बात है, मीरानूर पहुंचने और श्रुति कपूर द्वारा उकसाए जाने के बाद उसने तुरंत अभिनव के साथ हिसाब बराबर करने के अपने इरादे की घोषणा की। वह अभिनव को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था। सिस्टर श्रुति, अभी अभिनव कहाँ है? भुवन ने मांग की। श्रुति कपूर ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, उसे अस्पताल में होना चाहिए। वह और सिमन कपूर दोनों मीरानूर रेनमिंस हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। मैं उसे अभी खोजने जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद भुवन तुरंत चला गया और मीरानूर रेनमिंस हॉस्पिटल की ओर बढ़ गया। उसकी जाती हुई आकृति को देखते हुए श्रुति कपूर बड़बड़ाए बिना नहीं रह सकी। वास्तव में बहादुर, लेकिन बिना किसी योजना के। तुम्हारे जैसे रवैये के साथ, भले ही तुम्हारे पास असाधारण मार्शल पावर हो, भले ही तुम वास्तव में ड्रैगन ग्रुप में शामिल हो गए हो, मैं खड़ी होकर कपूर फैमिली को तुम्हें विरासत में मिलते हुए नहीं देख सकती। नहीं तो हमारी कपूर फैमिली अंततः तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगी। होटल छोड़ने के बाद भुवन सीधे मीरानूर रेनमिंस हॉस्पिटल गया। अस्पताल पहुंचने पर उसने जोर से दावा किया कि वह अभिनव की तलाश कर रहा है। हालांकि उसे बताया गया कि अभिनव वर्तमान में अस्पताल में नहीं था। अभिनव कई दिनों से अस्पताल नहीं गया था। अभिनव को खोजने में असमर्थ भुवन के पास अगले सबसे अच्छे विकल्प के रूप में सिमन कपूर को खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सिमन कपूर क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रही थी जब भुवन चिल्लाते हुए अंदर घुस गया, तुम में से सिमन कपूर कौन है? अभी इधर आओ। यह सुनकर सिमन कपूर ने भौहें सिकोड़ी, तुम कौन हो? अगर तुम यहाँ डॉक्टर को दिखाने आए हो तो कृपया लाइन में इंतजार करो। उसे लगा कि इस व्यक्ति में कोई तमीज नहीं है और वह काफी नाराज थी। मैं यहाँ डॉक्टर को दिखाने नहीं आया हूँ। मैं कैपिटल सिटी की कपूर फैमिली से हूँ। मेरा नाम भुवन है और वरिष्ठता के हिसाब से मैं तुम्हारा क्लैन एल्डर माना जाता हूँ। इधर आओ और सम्मान दो, मेरे पास तुम्हारे लिए सवाल हैं। भुवन ने सिमन कपूर से श्रेष्ठ रवैये के साथ बात की, उसे इधर-उधर आदेश दिया। सिमन कपूर की भौहें और गहरी हो गई। वह कैपिटल सिटी की कपूर फैमिली के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं रखती थी और वह अपने सामने इस तथाकथित क्लैन एल्डर से निपटने के लिए और भी कम तैयार थी। माफ करना, मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं अभी काम कर रही हूँ। कृपया चले जाओ और मरीजों का इलाज करते समय मुझे परेशान करना बंद करो, सिमन कपूर ने उदासीनता से कहा। नजरअंदाज किए जाने से चिढ़कर भुवन दहाड़ा, अपमानजनक बच्ची, जब मैं तुम्हें आने के लिए कहता हूँ तो तुम आती हो। इतनी बकवास क्यों? सिमन कपूर भी क्रोधित हो गई। तुम खुद को क्या समझते हो? मैं सिर्फ इसलिए क्यों आऊं क्योंकि तुम मुझे आने के लिए कहते हो? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा क्लैन एल्डर हूँ। तुम कबीले से निष्कासित किसी व्यक्ति की पोती मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करती हो? पूरी तरह से अधर्मी। ऐसा लगता है कि वंशराज कपूर ने तुम्हें कपूर फैमिली की शिक्षाएं ठीक से नहीं सिखाई हैं।
तुममें अपने बड़े भाई के लिए सम्मान की भी कमी है। चूंकि ऐसी बात है, आज मैं तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा, सिमरन कपूर के सामने आ गया। फिर सबके सामने उसने अपना हाथ उठाया और सिमरन कपूर के चेहरे पर 2 करारे थप्पड़ जड़ दिए। सिमरन कपूर 2 थप्पड़ खाने के बाद अपना चेहरा पकड़े हुए और अपने दांत पीसते हुए बोली, क्या ये कैपिटल सिटी की कपूर फैमिली है? इतनी अनुचित! उसे उम्मीद नहीं थी कि ये तथाकथित क्लैन एल्डर इतना अनुचित व्यवहार करेगा। उसे सिर्फ इसलिए मारेगा क्योंकि जब उसने इशारा किया तो वह नहीं आई। उसने उसे चेहरे पर 2 थप्पड़ मारे थे। ये बेहद घृणित था। है, जब तुम सम्मान नहीं दिखाते तो ऐसा ही होता है। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारा आदमी अभिनव कहाँ है? भुवन ने ठंडी हंसी के साथ पूछा। सिमरन कपूर ने सख्ती से जवाब दिया, अगर वह अभी यहाँ होता तो वह तुम्हें तुम्हारे कार्यों पर पछतावा करवाता। उसकी हिम्मत! अगर वह यहाँ होता तब भी मुझमें तुम्हारे सामने उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत होती। भुवन ने तिरस्कार किया, और वह चूं तक करने की हिम्मत नहीं करता। अगर तुम ऐसा करने की हिम्मत करते तो तुम पहले से ही अपंग हो चुके होते, सिमरन कपूर ने कहा। है, भुवन ने उपहास किया, वह मुझे अपंग करेगा? एक पाइप का सपना। अभिनव से कहो कि अब और न छिपे, जल्दी बाहर आए। मैं उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देना चाहता हूँ। अगर वह छिपा रहता है तो मैं तुम्हें 2 थप्पड़ उपहार में देने के लिए हर दिन अस्पताल आऊंगा। इन शब्दों को छोड़ने के बाद भुवन लंबे डग भरता हुआ चला गया। जहां तक सिमरन कपूर की बात है, उसके जाने के बाद उसने अभिनव को फोन किया। दुर्भाग्य से अभिनव असुरा नीडल को रिफाइन करने के बीच में था और उसे कॉल नहीं मिला। अभिनव, मुझे थप्पड़ मारा गया है। बाहर आओ और बदला लेने में मेरी मदद करो, सिमरन कपूर ने फोन पकड़े हुए कहा, शिकायत से भरी हुई। अस्पताल से वापस आने के बाद भुवन होटल लौट आया। श्रुति कपूर ने पूछा, कैसा रहा? क्या तुम्हें अभिनव मिला? भुवन ने अपना सिर हिलाया और उसे बताया कि अस्पताल में क्या हुआ था। तुमने सिमरन कपूर को 2 बार थप्पड़ मारा? श्रुति कपूर हैरान रह गई, ये सोचते हुए कि भुवन वास्तव में साहसी लेकिन लापरवाह था, और उसने एक महिला को भी मारा जो बहुत ही घटिया था। दूसरी ओर भुवन ने गर्व से डींग मारी, मैंने उसे थप्पड़ मारा, और अगर अभिनव नहीं आता है तो मेरी योजना हर दिन वहां जाकर उसे कुछ और थप्पड़ देने की है। क्या वह वही नहीं है जिसमें तमीज नहीं है, अपने कबीले के भाई का सम्मान करना नहीं जानती? तो मैं उसे सिखाऊंगा कि कपूर फैमिली के तौर तरीके क्या हैं। श्रुति कपूर अवाक थी। कपूर फैमिली के तौर तरीकों में महिलाओं को मारना कब से शामिल हो गया? हालांकि भले ही वह अंदर ही अंदर अवाक थी, उसने इसे जोर से नहीं कहा। इस तरह देखने पर उसका लक्ष्य पूरा हो गया था। उसका लक्ष्य अभिनव से निपटने के लिए एक उपकरण के रूप में भुवन का उपयोग करना था। अगर वह अभिनव को संभाल सकता है तो यह बहुत अच्छा होगा। यदि नहीं तो भुवन को अभिनव द्वारा नीचे गिराते देखना भी उसके लिए बुरी बात नहीं थी। इसका मतलब कबीले के वारिस पद के लिए एक कम प्रतियोगी था। परिणाम चाहे जो भी हो, ये उसके लिए एक जीत थी। भुवन, मुझे पता चला है कि अभिनव की बाहर एक खूबसूरत विश्वास पात्र है, कोई बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है कि वह तुम्हारी टाइप होनी चाहिए। श्रुति कपूर एक और विचार के साथ आई और हंसी। ओह, वह कौन है? क्या तुम्हारे पास कोई फोटो है? भुवन ने पूछा। श्रुति कपूर ने सिर हिलाया। वह ठीक ठाक जानती थी कि उसका भाई किस तरह की महिला को पसंद करता है। इस समय उसने एक फोटो निकाली और उस पर जो व्यक्ति था वह आरोही शाह थी। फोटो में आरोही शाह अविश्वसनीय रूप से सेक्सी और आकर्षण से भरी लग रही थी। भुवन ने फोटो पर नजर डाली और उसकी आंखें चमक उठीं। वह जिस तरह की महिला को सबसे ज्यादा पसंद करता था वह आरोही शाह जैसी थी। वह खूबसूरत है, भुवन ने कहा। यह महिला उसे अभिनव को देना बस उसकी सुंदरता को बर्बाद करना है। हाँ, भुवन,
तुम जाकर उसे अपने लिए क्यों नहीं लेते? श्रुति कपूर ने हंसते हुए कहा। उसकी नज़र लंबे समय से आरोही शाह पर थी। अभिनव के साथ उसके जुड़ाव के अलावा एक बड़ा कारण उसके हाथ में ब्यूटीफाइंग पाउडर था। श्रुति कपूर एक स्टार होने के नाते निश्चित रूप से लंबे समय से ब्यूटीफाइंग पाउडर सौंदर्य प्रसाधनों के बारे में जानती थी। इसका उपयोग करने के बाद वह चकित रह गई। उस समय उसने ब्यूटीफाइंग पाउडर के लिए फॉर्मूला और कंपनी प्राप्त करने का विचार बनाया। अब भुवन को आरोही शाह पर कब्जा करने के लिए उकसाने में यह गुप्त मकसद था। भुवन को महिला चाहिए थी, उसे कंपनी चाहिए थी। सिस्टर श्रुति, ये महिला कहाँ है? भुवन ने चिंता से पूछा। तुम्हें देखो, सब अधीर। अगर तुम इस महिला को चाहते हो तो तुम्हें इसकी योजना बनानी होगी। तुम बस जाकर उसे प्राचीन काल में अधिकारियों के बेटों की तरह छीन नहीं सकते, है ना? श्रुति कपूर ने अपना मुंह ढका और हंसी। भुवन ने तुरंत सिर हिलाया और फिर जल्दी से अपने हाथ जोड़े। सिस्टर श्रुति, कृपया मुझे सलाह दें। ये महिला बहुत खूबसूरत है, मुझे वह चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यहाँ आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि क्या करना है। बाद में दोनों ने गुप्त रूप से साजिश रची। अगले दिन भुवन को अब सिमरन कपूर को सबक सिखाने के लिए अस्पताल जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय वह सीधे आरोही शाह के आरोही इंटरनेशनल गया। उसने कुछ गुंडों को काम पर रखा, यह नाटक करते हुए कि वे आरोही शाह को परेशान करने जा रहे हैं। रुको, तुममें कुछ हिम्मत है। फिर उसने हस्तक्षेप करके और गुंडों को भगाकर वीरतापूर्वक सुंदरता को बचाया। उन्हें भगाने के बाद उसने एक आदर्श सज्जन होने का नाटक किया और आरोही शाह के पास पहुंचा। नमस्ते, अन्याय में हस्तक्षेप करना मुझे करना चाहिए था। अत्यधिक कृतज्ञता की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा नाम है। हालांकि जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसे आरोही शाह से एक आंख का रोल मिला। यह सुंदरता को बचाने वाला नायक का अभिनय मैं इसे तब देख सकती थी जब मैं 5 साल की थी, आरोही शाह ने बेरहमी से कहा। भुवन दंग रह गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि आरोही शाह उसकी स्क्रिप्ट का पालन नहीं करेगी। नहीं, सुंदरी, मैं। आरोही शाह उसे बाधित करती रही। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, मुझ पर अपनी नजरें मत लगाओ। मेरे पास पहले से ही एक आदमी है। भुवन बोल पड़ा। तुम्हारा आदमी? क्या वह अभिनव है? वाह, तुम मेरे आदमी को भी जानते हो। लगता है कि यह काफी सावधानीपूर्वक योजना थी, आरोही शाह ने रूखेपन से कहा। भुवन का चेहरा काला पड़ गया। ठीक है, चूंकि हमने सारा दिखावा फाड़ दिया है, मैं अब और नाटक नहीं करूंगा। मैं इसे सरल बनाऊंगा। भुवन ने तुम्हें पसंद कर लिया है। अभिनव को छोड़ो और मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें वैभव और धन सुनिश्चित करूंगा। यदि तुम विरोध करती हो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ खो दूंगा जो तुम्हारे पास है और तुम्हें कुछ भी नहीं के साथ छोड़ दूंगा। आरोही शाह ने अपना होंठ सिकोड़ लिया। बेवकूफ। उन 2 शब्दों को छोड़ने के बाद उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और चली गई। बहुत अपमानित महसूस करते हुए भुवन उसकी पीछे हटती हुई आकृति पर दहाड़ा। आरोही शाह, बस इंतजार करो, मैं तुम्हें कल भुगतान करवाऊंगा। ठीक अगले दिन भुवन उन सैनिकों के साथ जो वह कैपिटल सिटी से लाया था, आरोही इंटरनेशनल के लिए निकल पड़ा। इसके अलावा वह अपने साथ मेरानूर बिजनेस डिपार्टमेंट के एक नेता को लाया। इस बिजनेस डिपार्टमेंट के नेता ने भुवन की पहचान जानने पर उसकी खुशामद करने की कोशिश की। इस प्रकार वह उसके साथ आरोही इंटरनेशनल कंपनी गया। पहुंचने पर भुवन ने रोबदार तरीके से आदेश दिया। हमें एक रिपोर्ट मिली है कि आपकी कंपनी मानव शरीर के लिए हानिकारक सौंदर्य प्रसाधन बनाती है। अब हम आपके कारखाने का औचक निरीक्षण करने जा रहे हैं। ये देखकर आरोही शाह ने अपनी बाहें पार की और मेरानूर बिजनेस डिपार्टमेंट के नेता से पूछा, क्या आपको यकीन है? नेता का उपनाम अश्मित था। लीडर अश्मित ने ठंडेपन से कहा, बेशक मुझे यकीन है। निरीक्षण के लिए हमें कारखाने में ले चलो और वापस बात मत करो। ठीक है,
मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा, आरोही शाह ने कहा। उसके शब्दों के बाद उसने गुप्त रूप से अभिनव को एक संदेश भेजा। इस समय अभिनव अभी भी विला में था, असुरा नीडल को रिफाइन कर रहा था। हालांकि वह अंतिम चरण में पहुंच गया था, जहां स्पाइन ऑफ ब्लड डेमन सेंटिपीड को एक सिल्वर नीडल के आकार में ढाला गया था। उसकी इनर्जी से प्रकट हुई लौ लगातार उग्र रूप से जल रही थी। बूम! अचानक उस पर एक काली रोशनी चमक उठी। लगभग 1 इंच लंबी एक असुरा नीडल पूरी तरह से बन गई थी। इसके चारों ओर डार्क ची की एक परत थी, जो एक ठंडी और भयावह सांस छोड़ रही थी। अभिनव ने इसमें कुछ एनर्जी प्रवाहित की और तुरंत आसपास की हवा ठंडी हो गई। जाओ! एनर्जी असुरा नीडल में प्रवेश करके असुरा नीडल ची में बदल गई और चुपके से सुई से बाहर उड़ गई। अदृश्य और ट्रेसलेस, इसका रूप बिल्कुल नहीं देखा जा सकता था। पफ्ट! अचानक इसने विला के बाहर आंगन में एक बड़े पेड़ को भेद दिया। तुरंत बड़ा पेड़ एक दृश्य दर पर सूख गया। इसकी जीवन शक्ति एक संक्षिप्त क्षण में समाप्त हो गई। बुरा नहीं है, इस कौशल के साथ मैं लोगों को बिना यह देखे मार सकता हूँ कि यह आ रहा है। यह अजेय है। अभिनव के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। असुरा नीडल के निर्माण के साथ अभिनव की ताकत और बढ़ जाएगी, विशेष रूप से हत्याओं में। वह निश्चित रूप से शीर्ष हत्यारों को टक्कर दे सकता था। भले ही उसे सबसे मजबूत अर्थ रियल्म की हत्या करनी पड़े, अभिनव बिना कोई आवाज किए ऐसा कर सकता था। असुरा नीडल को सुरक्षित करने के बाद उसने पास में चार्ज हो रहे फोन पर कई बिना पढ़े संदेश और मिस्ड कॉल देखे। वे सभी सिमन कपूर और आरोही शाह के थे। सबसे पहले उसने सिमन कपूर के संदेशों की जांच की। अभिनव, तुम कहाँ हो? मुझे थप्पड़ मारा गया है। सिमन कपूर ने अभिनव को खोजा, स्वाभाविक रूप से भुवन की स्थिति के कारण। और आरोही शाह का संदेश अभी भेजा गया था। यह भी भुवन के बारे में था। यह भुवन कौन है? क्या वह मौत को दावत दे रहा है? संदेश पढ़ने के बाद अभिनव आरोही इंटरनेशनल के कारखाने की ओर बढ़ गया। संदेश बहुत पहले नहीं भेजा गया था। यह दर्शाता है कि भुवन अभी भी वहीं था। सिस्टर सिमन को थप्पड़ मारने की हिम्मत, तुम वास्तव में जीने से थक गए हो। अभिनव का चेहरा गुस्से से काला हो गया जब उसने घटना का विवरण देते हुए सिमन कपूर का संदेश पढ़ा। इस बीच आरोही इंटरनेशनल के कारखाने में इस समय आरोही शाह, भुवन और लीडर दर्शन और उनके दल के साथ कारखाने में पहुंचे। भुवन ने ठंडेपन से कहा, आरोही शाह, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। जब तक तुम उस बात से सहमत हो जो मैंने पहले कहा था, सब कुछ बातचीत से हल हो सकता है। अपने सपनों में अगर तुम निरीक्षण करना चाहते हो तो आगे बढ़ो। मेरे सौंदर्य प्रसाधनों में कोई समस्या नहीं है, आरोही शाह ने कहा। कोई समस्या नहीं? अच्छा, तो चलो निरीक्षण शुरू करते हैं। इसके साथ भुवन ने लीडर दर्शन को संकेत दिया। लीडर दर्शन समझ गए और लोगों को कारखाने की कार्यशालाओं का निरीक्षण करने के लिए नेतृत्व करना शुरू कर दिया। लगभग 10 मिनट बाद लीडर दर्शन कच्चे माल के कुछ पैकेट लाए और उन्हें आरोही शाह के सामने फेंक दिया। फिर उन्होंने उपहास किया, इनमें फ्रेग्रेंट वुड है, जिसमें कार्सिनोजेनिक अरिस्टोलोचिक एसिड होता है। अरिस्टोलोचिक एसिड को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कैंसर रिसर्च सेंटर द्वारा मानव कैंसर जनित माना जाता है और इसे हमारे देश के आयुर्वेदिक चिकित्सा कोडेक्स में लंबे समय से प्रतिबंधित किया गया है। फिर भी यहाँ इतना फ्रेग्रेंट वुड सामग्री मिली, ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि आपके सौंदर्य प्रसाधन घटिया हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, आरोही शाह का चेहरा लोहे जैसा नीला हो गया। तुम मुझे फंसा रहे हो? हमारे सौंदर्य प्रसाधनों में बिल्कुल भी अरिस्टोलोचिक एसिड नहीं है। अभी भी इनकार कर रही हो? एक और पाप जोड़ो। आओ, उसके कारखाने को तुरंत सील कर दो। लीडर दर्शन ने ठंडेपन से आदेश दिया। उनके आदेश पर उनके अधीनस्थों ने कारखाने को सील करना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर आरोही शाह चिल्लाई, रुको! वह उन लोगों के सामने खड़ी हो गई। यह देखकर
लीडर दर्शन ने कहा, तुम्हारी हमें रोकने की हिम्मत कैसे हुई? एक और पाप जोड़ो, उसे पकड़ लो। जैसे ही कुछ लोग आगे बढ़ने और आरोही शाह को पकड़ने वाले थे, अचानक एक आवाज गूंजी। मैं देखना चाहूंगा कि किसकी हिम्मत है। यह आवाज सुनकर आरोही शाह ने राहत की एक बड़ी सांस ली। भुवन, लीडर दर्शन और अन्य आवाज की ओर आकर्षित हुए और उसके मालिक की ओर देखा। उन्होंने एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर युवक को देखा, जो भावहीन होकर उनकी ओर चल रहा था। उसे नजरअंदाज करो, गिरफ्तारी जारी रखो। लीडर दर्शन ने केवल एक युवक को देखकर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने आदमियों को आरोही शाह को पकड़ने का आदेश देना जारी रखा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। फिर उन सभी को अभिनव के कुछ मुक्कों द्वारा उड़ा दिया गया। तुम क्या हो? तुम वास्तव में हमें मारने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? लीडर दर्शन युवक को अभी भी विरोध करते और लोगों को मारते हुए देखकर गुस्से में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। जहां तक भुवन की बात है, उसने पहले ही उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया था। क्या तुम अभिनव हो? भुवन ने अपने सामने वाले युवक को देखा और ठंडेपन से पूछा। वास्तव में जो व्यक्ति आया था वह अभिनव था। उस समय अभिनव ने भी भुवन को ठंडेपन से देखा और कहा, यह सही है, वह मैं हूं। और तुम भुवन होने चाहिए। है, वास्तव में मैं भुवन हूं। अभिनव, तुम में कुछ हिम्मत है, बिजनेस डिपार्टमेंट के लोगों को भी मारने की हिम्मत करते हो? भुवन ने हंसते हुए कहा, परजीवियों का एक झुंड, उन्हें मारना कुछ भी नहीं है। अभिनव ने उदासीनता से उत्तर दिया, तुम खुले तौर पर कानून की अवहेलना कर रहे हो। मेरे पास अपने सैनिकों से तुम्हें गिरफ्तार करवाने का अधिकार है, भुवन ने कहा और अपने बगल के सैनिकों को अभिनव को पकड़ने का आदेश दिया। बैंग बैंग। हालांकि जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें अभिनव के 2 मुक्कों ने उड़ा दिया। तुम्हारी उन्हें मारने की हिम्मत कैसे हुई? भुवन कुछ अविश्वास में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अभिनव उसके वॉर डिपार्टमेंट के लोगों पर हमला करने की हिम्मत करेगा। न केवल मैं उन्हें मारने की हिम्मत करता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें भी मारने की हिम्मत करता हूँ। उन शब्दों के साथ अभिनव आगे बढ़ा, भुवन की ओर चलते हुए। अभिनव को पास आते देख भुवन ने गहरी आवाज में पूछा, अभिनव, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने पहले कभी कहा था कि मैं भुवन कचरा हूँ, जो तुम्हारे एक मुक्के को भी नहीं झेल सकता? ये सुनकर अभिनव अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। तुम अभी भी टालमटोल कर रहे हो। क्या तुमने कहा था लेकिन अब स्वीकार करने से डर रहे हो? भुवन ने ठंडेपन से उपहास किया। अभिनव जोर से हंसा, अगर मैंने कहा होता तो मैं इसे स्वीकार क्यों नहीं करता? लेकिन तुम, भुवन, मेरे लिए क्या हो? अभिनव ने पहले तुम्हारे बारे में सुना भी नहीं था। हालांकि तुम कचरा हो या नहीं, ये जल्द ही साबित हो जाएगा। अभिनव के शब्दों पर भुवन का चेहरा गुस्से से मुड़ गया और उसने गुस्से में कहा, अभिनव, तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैपिटल सिटी का एक तियानजियाओं कैसा दिखता है। आह! लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, अभिनव ने उसे एक सीधे मुक्के से उड़ा दिया। उसके जैसा एकमात्र पीक ऑफ एनर्जी मास्टर अभिनव का मुकाबला नहीं कर सकता था। एक ही मुक्के से उसे जमीन पर गिरा दिया गया। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे कचरा होने की जल्द ही पुष्टि हो जाएगी, और अब लगता है कि मेरे शब्द झूठे नहीं थे। अभिनव ने उदासीनता से कहा, नहीं, यह असंभव है। भुवन विश्वास नहीं कर सकता था कि वह अभिनव का मुकाबला नहीं कर सकता। वह जल्दी से उठा और फिर से अभिनव पर हमला किया। बूम! एक और मुक्के ने उसे 10 मीटर दूर भेज दिया, जिससे वह पीछे की दीवार से इतनी जोर से टकराया कि उसमें एक बड़ा छेद हो गया। इसने भुवन की लड़ने की क्षमता को काफी हद तक समाप्त कर दिया। उसने अपना पेट पकड़ लिया, खून की उल्टी की। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई, अभिनव?
क्या तुम्हें पता है कि मेरी पहचान क्या है? मुझ पर हाथ उठाकर तुम खत्म हो गए। यह महसूस करने के बाद कि वह अभिनव का मुकाबला नहीं कर सकता, भुवन ने अपनी पहचान सामने लाई, अभिनव को डराने का प्रयास किया। अभिनव ने ठंडेपन से कहा, वॉर डिपार्टमेंट की पहचान तुम्हारे लिए कमजोरों को धमकाने के लिए नहीं है। तुम जैसा कोई वॉर डिपार्टमेंट में रहने के लायक नहीं है। मैं तुम्हें वॉर डिपार्टमेंट से निष्कासित करने के लिए तुम्हारे वरिष्ठों को आवेदन करूंगा। है। ये सुनकर भुवन ने मजाक उड़ाते हुए हंसा। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे वरिष्ठों को जानने के लायक हो? बहुत जल्द वह ड्रैगन ग्रुप का सदस्य बनने वाला था, वॉर डिपार्टमेंट में एक उभरता हुआ सितारा। उसके स्तर के किसी व्यक्ति को इतनी आसानी से कैसे बर्खास्त किया जा सकता है? उसकी नज़रों में अभिनव मेरानूर सिटी की छोटी सी जगह से बस एक मामूली व्यक्ति था। वह संभवतः उसके वरिष्ठों को कैसे जान सकता था? वह इसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। इसके बजाय उसने अभिनव को चेतावनी दी, अभिनव, मैं तुम्हें याद रखूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम मर जाओ। यह देखकर अभिनव की आंखों में हत्या के इरादे का एक निशान चमक उठा। उसने शुरू में केवल भुवन को एक कठोर सबक सिखाने और फिर उसे निष्कासित करने के लिए वॉर डिपार्टमेंट से रुचिरा से संपर्क करने की योजना बनाई थी। लेकिन उसके शब्दों को सुनकर भुवन वास्तव में उससे बदला लेना चाहता था। वह अब निर्दयी होने के लिए अभिनव को दोष नहीं दे सकता था। स्विश! अभिनव ने असुरा नीडल का उपयोग किया। चुपचाप असुरा नीडलची की एक धारा जारी की। ये असुरा नीडलची सीधे उसके डेंटिन को नष्ट कर देगी, उसे पूरी तरह से अपंग कर देगी। इसके अलावा यह असुरा नीडलची धीमी गति से काम करने वाले अत्यधिक जहर से लदी थी। ये जहर आधे घंटे में असर करेगा, जिससे असहनीय दर्द होगा, जैसे अनगिनत तीर दिल को छेद रहे हों और ठंड हड्डियों के मज्जा पर आक्रमण कर रही हो। तुम सब अभी भी वहां क्यों खड़े हो? तुम सब एक साथ हमला करो। यह अज्ञानी युवा कैपिटल सिटी के चीफ कपूर पर भी हमला करने की हिम्मत करता है, जिससे पूर्ण अराजकता फैल रही है। बिजनेस डिपार्टमेंट के लीडर दर्शन ने अपने साथ लाए गए सैनिकों और अन्य सैनिकों को सेना में शामिल होने का आदेश दिया। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था, आगे बढ़ने में संकोच कर रहा था। वे मूर्ख नहीं थे, उन सभी ने अभी अभिनव की चाल देखी थी। यदि भुवन जैसा वॉर डिपार्टमेंट मास्टर भी एक मुक्के से उड़ गया, तो उनके लिए ऊपर जाना बस पिटने के लिए पूछना होगा। कचरा! लीडर दर्शन ने अपने अधीनस्थों को कोसा, फिर अभिनव की ओर इशारा किया और ठंडेपन से कहा, बच्चे, तुम्हें लगता है कि लड़ने में सक्षम होना कुछ खास है, चाहे तुम कितने भी सख्त क्यों न हो। आज तुम्हारा काम तमाम हो गया। इतना कहकर उसने अपना फोन डायल करना शुरू कर दिया। यह फोन कॉल मेरानूर सिटी के शीर्ष पुलिस अधिकारी को था। तुम बस इंतजार करो। कॉल खत्म करने के बाद लीडर दर्शन ने बहादुर महसूस किया और अभिनव की ओर इशारा करते हुए कहा। अभिनव ने ठंडेपन से जवाब दिया, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद बाहर से एक सायरन की आवाज आई, जिससे लीडर दर्शन का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने हंसते हुए कहा, बच्चे, तुम जल्द ही जेल का खाना खा रहे होगे। है, जो जेल का खाना खाएगा वह अनिश्चित है, अभिनव ने जवाब दिया, अभी भी एक अविचलित हवा की अभिव्यक्ति पहने हुए। उसी पल लोगों का एक समूह अंदर घुस आया। सबसे आगे वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेयर भूषण था। मेयर भूषण को व्यक्तिगत रूप से आते देख लीडर दर्शन भी बहुत हैरान हुआ। वह उनका स्वागत करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा, पूरी तरह से आश्चर्यचकित। मेयर भूषण, इस मामले ने आपको कैसे सचेत कर दिया? आप व्यक्तिगत रूप से क्यों आए हैं? उसने जैसे ही ये शब्द कहे, उसे होश आया, ये महसूस करते हुए कि मेयर भूषण व्यक्तिगत रूप से क्यों आएंगे। यह भुवन की वजह से होना चाहिए, है ना? भुवन ने भी यही सोचा, और मेयर भूषण को देखने के बाद उसने अपने हाथ झुकाए और कहा, मेयर भूषण, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे, भुवन को, इतना सम्मान देंगे।
यह सोचना कि आप व्यक्तिगत रूप से अपराधी को पकड़ने में मेरी मदद करने आएंगे। अपने गार्डों से उस अपराधी अभिनव को तुरंत पकड़वाएं। मेयर भूषण ने लीडर दर्शन और भुवन की ओर देखा भी नहीं। इसके बजाय सीधे अभिनव के पास चले गए। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर नमन किया और कहा, मिस्टर अभिनव, क्या आप ठीक हैं? आहें। इस दृश्य ने लीडर दर्शन को दंग और अविश्वास में छोड़ दिया। जहां तक भुवन की बात है, वह भी अचंभित था, स्थिति को नहीं समझ पा रहा था। मेयर भूषण अभिनव के प्रति ऐसा रवैया क्यों दिखा रहे हैं? ये मुद्रा, ऐसा क्यों लगता है जैसे मेयर भूषण काफी विनम्र रुख अपना रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे अभिनव का दर्जा वास्तव में मेयर भूषण से ऊंचा है। अभिनव ने गंभीरता से कहा, मेयर भूषण, इस लीडर दर्शन ने कहा कि वह मुझे सजा काटने के लिए जेल में डालने वाला है। यह अपमानजनक है। मेयर भूषण लीडर दर्शन की ओर मुड़े और सख्ती से पूछा, दर्शन, क्या हो रहा है? भले ही लीडर दर्शन अंदर से हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि अभिनव वास्तव में मेयर भूषण को जानता होगा। लेकिन अब वह केवल जवाब देने का साहस जुटा सका, मेयर भूषण, मैं यहाँ निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने आया हूँ। मैंने पाया कि उनकी कंपनी के कारखाने में कच्चा माल नियमों का पालन नहीं करता था, जिससे उत्पादित सौंदर्य प्रसाधनों में कार्सिनोजेंस होते हैं। इसलिए हमें उनके कारखाने को सील करने का आदेश देना पड़ा। किसने सोचा होगा, न केवल वे सहयोग नहीं करते, बल्कि उन्होंने वास्तव में हमारे सरकारी अधिकारियों पर हिंसक हमला शुरू कर दिया। स्थिति वास्तव में गंभीर है। लीडर दर्शन के पास स्वधर्म प्रायणता का हवा थी। ये देखकर आरोही शाह ने तीखेपन से हस्तक्षेप किया, आप हमें बदनाम कर रहे हैं। हमारी कंपनी के उत्पादों ने पहले निरीक्षण पास कर लिया है। जहां तक उन गैर अनुपालन सामग्री का सवाल है जो आपने पहले पाने का दावा किया था, वे सभी सेटअप और झूठे आरोप थे। प्रेसिडेंट शाह, बोलते समय सबूत देना चाहिए। बिना सबूत के वह मानहानि है, एक अतिरिक्त पाप, लीडर दर्शन ने बेशर्मी से कहा। यह सुनकर आरोही शाह गुस्से से उबल रही थी। हालांकि वह जल्द ही दबी हंसी और बोली, आपको सबूत चाहिए, है ना? खैर, हमारे पास वास्तव में ये है। माफ करना, लेकिन हमारे पास हमारे कारखाने की हर कार्यशाला में सर्विलांस कैमरे लगे हैं। जहां तक ये बात है कि क्या आप ही थे जो हमें फंसाने के लिए सबूत लगा रहे थे, सर्विलांस बताएगा। वूश! यह सुनकर लीडर दर्शन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने वास्तव में इस बिंदु को नजरअंदाज कर दिया था। तो क्या हम इसकी जांच करें? आरोही शाह ने हंसते हुए पूछा। मेयर भूषण ने भी ठंडेपन से हम्फ किया। दर्शन, ईमानदारी से कबूल करो और तुम्हारे साथ नरमी से निपटा जा सकता है, वरना। थंप! लीडर दर्शन जमीन पर गिर पड़ा और जल्दी से बोला, मेयर भूषण, मैं कबूल करता हूँ। मैं कबूल करता हूँ। मैं गलत था। मैं मूर्खता के एक पल में चर्बी से अंधा हो गया था। मैंने ये सब चीफ कपूर की खुशामद करने के लिए किया। भुवन ने जल्दी से खुद को दूर करने की कोशिश की। दर्शन, मुझे इसमें मत घसीटो। मैं बस यहाँ तमाशे के लिए हूँ। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। भुवन, तुम मुझे इस तरह कैसे छोड़ सकते हो? यह स्पष्ट रूप से तुम्हारा निर्देश था, लीडर दर्शन ने हताशा में कहा। वह अपनी ओर से बोलने के लिए भुवन पर भरोसा कर रहा था, लेकिन उसकी निराशा के लिए दूसरी पार्टी ने तुरंत संबंध तोड़ दिए और खुद को दूर कर लिया। यदि उसे मुख्य जिम्मेदारी उठानी पड़ी तो न केवल उसे बर्खास्त किया जाएगा, बल्कि उसे कई वर्षों की कैद का भी सामना करना पड़ेगा। दर्शन, तुम्हारे पहले के शब्दों का उपयोग करने के लिए बोलते समय सबूत देना चाहिए। तुम मुझ पर निर्देश देने का आरोप लगाते हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? भुवन ने ठंडेपन से जवाब दिया। लीडर दर्शन दंग रह गया। उसके पास बिल्कुल कोई सबूत नहीं था। मेयर भूषण, मैं, भुवन, बस यहाँ हलचल का आनंद लेने के लिए हूँ। इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अब जब हलचल खत्म हो गई है तो मैं विदा लेता हूँ।
भुवन ने कहा और झुककर अपने दल के साथ चला गया। वह जानता था कि मेयर भूषण उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सबसे पहले कोई सबूत नहीं था, और दूसरा, कैपिटल सिटी की वॉर मिनिस्ट्री के सदस्य के रूप में मेयर भूषण के पास उसे पकड़ने का कोई अधिकार नहीं था। और वास्तव में ऐसा ही था। मेयर भूषण केवल उसे जाते हुए असहाय रूप से देख सके। फिर माफी के संकेत के साथ वे अभिनव की ओर मुड़े और धीरे से कहा, मिस्टर अभिनव, मैं वास्तव में माफी मांगता हूँ। मेरे पास उस भुवन को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। अभिनव ने अपना सिर हिलाया। उसने पहले ही भुवन के शरीर के भीतर असुरा नीडलची लगा दी थी। इसके असर करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वह उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी। जहां तक उसे गिरफ्तार करने या न करने की बात है, यह महत्वपूर्ण नहीं था। भुवन की चिंता मत करो, लेकिन इस दर्शन को उचित सजा मिलनी चाहिए, अभिनव ने कहा। मेयर भूषण ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मिस्टर अभिनव, निश्चिंत रहें, हम ऐसे बुरे सेब को कभी माफ नहीं करेंगे। इतना कहने के बाद उन्होंने लीडर दर्शन को हथकड़ी लगाई और ले गए। उनके जाने के बाद आरोही शाह एक नखरे वाले नजर के साथ अभिनव की ओर मुड़ी। छोटे भाई, तुम अब वास्तव में सख्त हो, है ना? अभिनव को शर्म महसूस हुई। इस महिला द्वारा बोला गया हर वाक्य जंगली कल्पनाओं की ओर ले जाता था। उस भुवन को बस ऐसे ही जाने दिया। क्या वह भविष्य में हमसे बदला लेने के लिए वापस आएगा? आरोही शाह ने मजाक करना बंद कर दिया और हाथ में आए मामले पर वापस आ गई। अभिनव ने धीरे से हंसा। चिंता मत करो, वह चाहकर भी बदला नहीं ले पाएगा। उसकी सजा अभी शुरू हुई है। आरोही इंटरनेशनल के कारखाने को छोड़ने के बाद भुवन का चेहरा लोहे जैसा नीला रहा। वह मेरानूर ग्रैंड होटल में प्रेसिडेंशियल स्वीट में लौटा, जहां श्रुति कपूर ने जल्दी से उसके पास आकर पूछा, भुवन, ये कैसा रहा? क्या तुमने आरोही इंटरनेशनल के कारखाने को सील कर दिया? वह इसके बारे में बहुत चिंतित थी, क्योंकि आरोही शाह के कारखाने को सील करने का मतलब था कि वह कुछ दिनों में आरोही शाह का सामना कर सकती थी। उसे कम कीमत पर कंपनी उसे स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करें, और फिर वह ब्यूटिफाइंग पाउडर के लिए फॉर्मूला प्राप्त कर लेगी। हालांकि भुवन ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, अभिनव कहीं से प्रकट हो गया। उस अभिनव के पास वास्तव में कुछ कौशल हैं। उसकी ताकत वास्तव में मेरी से अधिक है। इसके अलावा उसके कनेक्शन छोटे नहीं हैं। मेयर भूषण उसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मैंने उसे पहले कम आंका था। श्रुति कपूर का चेहरा थोड़ा बदल गया, ये महसूस करते हुए कि अभिनव की भागीदारी के साथ आरोही इंटरनेशनल को जब्त करने की उनकी योजना विफल होने की संभावना थी। लेकिन क्या हुआ? चाहे वह लड़ने में कितना भी अच्छा क्यों न हो, क्या वह मेरे कमान के तहत दसियों हजार सैनिकों को हरा सकता है? मैं कैपिटल सिटी से सैनिकों को बुलाने और अपमान का बदला लेने के लिए उसे पैरों तले कुचलने की योजना बना रहा हूँ। इतना कहने के बाद वह कॉल करने ही वाला था। हालांकि इससे पहले कि वह कर पाता, उसका फोन पहले बज उठा। यह वास्तव में वॉर डिपार्टमेंट से ड्रैगन एनवॉय रुचिरा थीं। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा उसके वरिष्ठ की भी वरिष्ठ थीं। वह इस बार ड्रैगन ग्रुप के सदस्यों का चयन करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों में से एक थीं। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वे उसे व्यक्तिगत रूप से कॉल करेंगी। क्या यह उसे सूचित करने के लिए हो सकता है कि उसे आधिकारिक तौर पर ड्रैगन ग्रुप के लिए चुना गया था? उस विचार के साथ वह बहुत खुश हुआ। उत्सुकता से उसने कॉल का जवाब दिया। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा, नमस्ते, क्या आपके पास कोई अच्छी खबर है? उसने उत्साह से पूछा। हालांकि जो शब्द आगे आए वे एक साफ आसमान से बिजली की तरह थे, उस पर प्रहार करते हुए। अच्छी खबर? तुम चाहोगे? मैं तुम्हें सूचित करने के लिए यहाँ हूँ कि तुम्हें वॉर डिपार्टमेंट से निष्कासित कर दिया गया है। यह सुनकर भुवन कई मिनटों तक दंग रह गया, और जैसे ही वह पूछने वाला था कि क्यों, उसने केवल डायल टोन सुनी। फोन पकड़े हुए वह चकित और भ्रमित था, चिल्ला रहा था, क्यों? मुझे वॉर डिपार्टमेंट से क्यों निष्कासित किया गया है?
यह सब किस लिए है? वह चिल्लाता रहा। और ठीक इसी पल उसे अचानक अपने पूरे शरीर में एक तीव्र दर्द महसूस हुआ। उस तरह का दर्द हजारों तीरों से छेदे जाने जैसा था, हड्डियों के मज्जा में गहरा दर्द। इसने उसे तुरंत फर्श पर गिरा दिया। उसने दर्द का सामना करने के लिए अपनी एनर्जी को संघनित करने की कोशिश की, केवल ये पता लगाने के लिए, दहशत में, कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था। उसका डेंटिन नष्ट हो गया था और वह मार्शल आर्ट्स का कचरा बन गया था। आह! अभिनव, अभिनव, तुमने ये सब किया, है ना? वह पीड़ा में दहाड़ा। उस पल में एक मूर्ख भी जान जाएगा कि इन सब के लिए कौन जिम्मेदार था। तुमने मुझे वॉर डिपार्टमेंट से निष्कासित कर दिया, मेरी मार्शल आर्ट्स को नष्ट कर दिया, मुझे मौत की कामना करने पर मजबूर कर दिया। अभिनव, क्या ये मेरे लिए तुम्हारी तथाकथित सजा है? तुम वास्तव में कौन हो? तुम बहुत क्रूर हो, बहुत ज्यादा क्रूर। वह असहनीय दर्द और तीव्र पछतावे में जमीन पर लौट गया। इस बीच श्रुति कपूर ठंडी उदासीनता के साथ देखती रही। भुवन को इतना दर्द हो रहा था कि वह इसे मुश्किल से सहन कर पा रहा था और जल्दी से श्रुति कपूर से कहा, सिस्टर श्रुति, कृपया मेरी मदद करें। मेरे लिए अभिनव को ढूंढें, मुझे उससे बात करने की जरूरत है। हालांकि उसे जो मिला वह श्रुति कपूर की घृणा और व्यंग्य के अलावा और कुछ नहीं था। भुवन, ऐसा नहीं है कि आपकी बहन आपकी मदद नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे भी अभिनव नहीं मिल रहा है, तो मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भुवन ने फिर से जल्दी से कहा, माफ करना, मैं व्यस्त हूँ। तुम खुद जाओ, श्रुति कपूर ने उदासीनता से कहा। तुम? भुवन उग्र था। मैं इस तरह हूँ, और तुम मुझे अस्पताल भी नहीं ले जाओगी? क्या तुम बहुत निर्दयी नहीं हो? श्रुति कपूर ने उपहास किया। भुवन, क्या तुम कचरा बन गए हो? क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर गुस्सा होने का अधिकार है? तुम अपनी ऊर्जा बचा सकते हो और सोच सकते हो कि तुम अपना शेष जीवन कैसे बिताने जा रहे हो। मार्शल आर्ट्स की ताकत या कॉम्बैट डिपार्टमेंट में पद के बिना तुम, भुवन, कुछ भी नहीं हो। तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का क्या अधिकार है? यह सुनकर भुवन पूरी तरह से दंग रह गया। पहली बार उसने वास्तव में मानवीय संबंधों की गर्मी और ठंडक महसूस की। वह केवल अपने दांत भींच सकता था और खुद को ग्रैंड होटल से बाहर खींचकर अस्पताल ले जाने के लिए टैक्सी ले सकता था। मेरानूर रेनमिन्स हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अस्पताल ने उसे भर्ती कर लिया, लेकिन एक भी व्यक्ति उसकी बीमारी का निदान नहीं कर सका। यहाँ तक कि एनाल्जेसिक के इंजेक्शन भी प्रभावी नहीं थे। कितना अजीब है कि ऐसा दर्द है जिसे दर्द निवारक भी कम नहीं कर सकते। जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया, उसने कई वर्षों तक चिकित्सा का अभ्यास किया था और कभी भी ऐसा अजीब मामला नहीं देखा था। भुवन पूरी तरह से निराश था। अचानक उसने सिमन कपूर के बारे में सोचा। सही, मैं सिमन कपूर के पास जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा। उसने जल्दी से गंभीर दर्द को सहन किया और बड़ी मुश्किल से आउटपेशेंट क्लिनिक तक पहुंचा जहां सिमन कपूर मरीजों को देख रही थी। सिमन कपूर वहां मरीजों का इलाज कर रही थी और तुरंत भुवन की उपस्थिति को नोटिस किया। क्योंकि उसने पिछली बार उसे 2 बार थप्पड़ मारा था, सिमन कपूर को भी इस भुवन के प्रति कुछ आशंका महसूस हुई। उसने ठंडेपन से कहा, भुवन, तुम यहाँ फिर से क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे फिर से मारना चाहते हो? मैंने पहले ही अभिनव को बता दिया है कि पिछली बार क्या हुआ था। अभिनव तुम्हें निश्चित रूप से एक सबक सिखाएगा। थंप! भुवन अचानक सिमन कपूर के पैरों पर गिर गया। फिर वह रोया और बोला, सिस्टर सिमन, मैं गलत था। ये सब मेरी गलती है। मुझे पहले ही अभिनव द्वारा दंडित किया जा चुका है। मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मैं इसे मुश्किल से सहन कर सकता हूँ। दया दिखाओ। कृपया अपने कबीले के भाई की ओर से उससे अपील करो। उससे मुझे बख्शने के लिए कहो। यह देखकर सिमन कपूर भी हैरान रह गई। उसके मुंह के कोनों पर एक हलचल हुई जब उसने कहा, तुम्हारे पास पहले ये रवैया नहीं था। मैं गलत था, वास्तव में गलत था। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक रहा हूँ।
बस मेरे लिए विनती करो, उसने अपने चेहरे से आंसू बहते हुए विनती की। हालांकि सिमन कपूर इस दृश्य को देखकर कोई सहानुभूति महसूस नहीं की। आखिरकार वह पहले बहुत अधिक और तर्कहीन था। उसने उसे 2 बार थप्पड़ भी मारा था। उसकी वर्तमान दयनीय स्थिति अच्छी तरह से योग्य थी। सिस्टर सिमन, कृपया, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। भुवन लगातार भीख मांगता रहा। सिमन कपूर उससे इतनी नाराज थी कि वह अपना चिकित्सा कार्य जारी नहीं रख सकी। उसके पास अभिनव को कॉल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अभिनव, यह भुवन यहाँ आया है जहाँ मैं मरीजों का इलाज कर रही हूँ, और मेरे सामने घुटने टेककर दया की भीख मांग रहा है, सिमन कपूर ने कहा। सिस्टर सिमन, क्या तुम उसे माफ करना चाहती हो? अभिनव ने पूछा। सिमन कपूर ने अपना सिर हिलाया। उसे पूरी तरह से माफ करना सवाल से बाहर है, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति मेरे काम को बाधित कर रही है। तुम उसे बताओ, अगर वह चाहता है कि उसके शरीर का दर्द रुक जाए, तो उसे 1000 बार नमन करना होगा। 1000 बार नमन करने के बाद उसके शरीर का दर्द गायब हो जाएगा। लेकिन अन्य चीजें बदलने का कोई मौका नहीं है, अभिनव ने कहा। अभिनव ने जिन अन्य चीजों का उल्लेख किया, उसका मतलब निश्चित रूप से ये था कि उसका डेंटिन नष्ट हो गया था, जिससे वह मार्शल आर्ट्स का कचरा बन गया था, और कॉम्बैट डिपार्टमेंट से निष्कासित होने का मामला। उसके शरीर के दर्द से राहत मिल सकती थी, लेकिन वे 2 चीजें निश्चित रूप से पूर्ववत नहीं की जा सकती थीं। सिमन कपूर ने भुवन को संदेश दिया। अगले दिन मेरानूर रेनमिन्स हॉस्पिटल में मरीजों और डॉक्टरों ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें चौंका दिया। यह एक आदमी था जो सिमन कपूर के आउटपेशेंट क्लिनिक के बाहर लगातार नमन कर रहा था। इस समय अभिनव अस्पताल नहीं लौटा था, बल्कि श्रुति कपूर को खोजने गया था। जहां तक भुवन के मामले की बात है, अभिनव को स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं था कि इसमें पर्दे के पीछे से उसकी मशीनें शामिल नहीं थीं। वह केवल भुवन को दंडित करके उसे जाने नहीं दे सकता था। अभिनव सीधे मेरानूर ग्रैंड होटल की ओर गया। अपनी ट्रैकिंग क्षमता का उपयोग करते हुए उसने सीधे उसकी वर्तमान स्थिति का पता लगाया। वह होटल के बैंक्वेट हॉल में एक फैन मीटिंग और हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित कर रही थी। वह काफी लोकप्रिय स्टार थी, जिसके कई प्रशंसक थे। यहाँ तक कि मेरानूर जैसे शहर में, जो कैपिटल सिटी से बहुत दूर है, उसके वफादार प्रशंसकों की अच्छी खासी संख्या थी। अब ये लोग उसके ऑटोग्राफ के लिए लाइन में लगने के लिए यहाँ झुंड में आ रहे थे। अभिनव भी भीड़ में शामिल हो गया। जल्द ही अभिनव की बारी थी। श्रुति कपूर अपना सिर नीचे करके ऑटोग्राफ साइन करने में व्यस्त थी, इसलिए उसने ये नोटिस नहीं किया कि यह अभिनव था। थोड़ी देर इंतजार करने और ये महसूस करने के बाद कि उसने कोई कागज पेश नहीं किया है, वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन भौहें सिकोड़ी और कहा, तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए? तुम्हारे पास कोई कागज क्यों नहीं है? हालांकि जब उसने ऊपर देखा तो उसने अभिनव को पाया। उसके पीछे के प्रशंसक भी अपना असंतोष व्यक्त कर रहे थे। अगर तुम्हारे पास कागज नहीं है तो जल्दी से एक तरफ हट जाओ। अपने पीछे के प्रशंसकों का समय बर्बाद मत करो। इस समय अभिनव ने शांति से कहा, माफ करना, मैं यहाँ उसके ऑटोग्राफ के लिए नहीं हूँ। अगर तुम यहाँ श्रुति के ऑटोग्राफ के लिए नहीं हो, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रशंसक और भी नाराज थे। श्रुति कपूर की भौहें और भी तन गईं, असहज महसूस कर रही थी। अभिनव ने कुछ ठंडे शब्द बोले, इसे कुछ बार थप्पड़ मारो। इतना कहने के बाद श्रुति कपूर के प्रशंसकों की अविश्वास भरी नजरों में उसने पॉप 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 श्रुति कपूर को 4 बार थप्पड़ मारा। समाप्त करने के बाद उसने उससे ठंडेपन से पूछा, तुमने सिस्टर सिमन को 2 बार थप्पड़ मरवाया, अब मैंने तुम्हें 2 गुना चुका दिया है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है?